इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति के बाद की एक ऐसी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर जेल की, उसकी खौफनाक सच्चाई और वहां के कैदियों के उस जज्बे की जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, मौत से भी बदतर सजा आखिर क्या हो सकती है? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन क्रांतिकारियों का क्या करे जिन्हें मरने से तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता था। और यहीं से जन्म हुआ काला पानी के इस खौफनाक विचार का। स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर देखिए, 80,000। 19वीं सदी में करीब 80,000 लोगों को यहाँ निर्वासित किया गया था, यानी हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया गया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? इनमें से मुश्किल से 300 या 500 लोग ही जिंदा वापस लौट सके। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस नरक की एक जीती जागती गवाही है। तो आइए देखते हैं कि धरती पर इस नरक यानी इस जेल का निर्माण आखिर हुआ कैसे। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1858 में लोगों को एक बेहद जानलेवा जंगल में छोड़ने से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1896 आते आते इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और 1906 तक यह एक विशाल और बिल्कुल अलग थलग परिसर बन चुका था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन कैदियों को वहां रहना था उन्हीं से इसे बनवाया गया। सोचकर देखिए, मुख्य भूमि भारत से लगभग 1300 किलोमीटर दूर इन कैदियों को पोर्ट ब्लेयर के घने अनजान जंगलों में छोड़ दिया गया। उन्हें ऐसे जंगल साफ करने पर मजबूर किया गया जो सांपों और बिच्छुओं से भरे थे, जहां एक डंग का मतलब था निश्चित मौत। और तो और बर्मा से लाल ईंटें मंगवाई गईं और इन्हीं कैदियों ने अपने ही कैद खाने की दीवारें खड़ी कीं। अब हम इसके सबसे क्रूर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे उन अमानवीय यातनाओं और दर्द की जिसे झेलना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। सोर्स मटेरियल को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इस जेल को 7 अलग-अलग इमारतों में बनाया गया था, जिसमें कुल 700 सेल थे। लेकिन सच कहूं तो ये कोठरियां नहीं, बल्कि ईंटों के ताबूत थे। ये इतने छोटे थे कि कोई इंसान ठीक से अपने हाथ पैर भी नहीं फैला सकता था। कैदी एक दूसरे से संपर्क न कर सकें, इसलिए उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था ताकि उनका दिमाग जवाब दे जाए। यहाँ सबसे दर्दनाक था उनका डेली रूटीन। कैदियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था। उन्हें कोल्हों के बैल की तरह बांधकर हर रोज नारियल का तेल निकालना पड़ता था। भारी रस्सियां बनाना और चक्की पीसना, ये सब उनसे करवाया जाता था। और अगर कोई अपना काम पूरा नहीं कर पाता तो उसे कोड़ों से बेरहमी से पीटा जाता या फिर हथकड़ियों से बांधकर कई कई दिनों तक दीवार के सहारे खड़ा रखा जाता, बिना किसी खाने पीने के। ऐसा लगता है कि इन यातनाओं की कोई सीमा ही नहीं थी। सजा के तौर पर उन्हें ऐसे खुरदुरे कपड़े पहनाए जाते थे जो अंडमान की उस भयानक गर्मी में उनके शरीर को पूरी तरह छील देते थे। थोड़ा सा हिलने पर भी घाव हो जाते थे और उन खुले घावों पर जंगल की जहरीली चींटियां चिपक जाती थीं। लाचार कैदी चाहकर भी उन चींटियों को हटा नहीं पाते थे। इंसान की गरिमा और सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देने का एक और तरीका देखिए। जेल में टॉयलेट की कोई सुविधा ही नहीं थी। कैदियों को सिर्फ 2 थालियां दी जाती थीं, एक खाना खाने के लिए और दूसरी नहाने धोने और शौच के लिए। ये अपमान की सारी हदें पार कर देने वाली बात थी। इन सब के बावजूद, और ये वाकई काबिले तारीफ है, इस एक्सप्लेनर में अब हम उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारे क्रांतिकारियों के अटूट संघर्ष और जज्बे की। एक वाकया है मार्च 1868 का। करीब 238 कैदियों ने एक गुट बनाया और उन घने जंगलों के रास्ते भागने की कोशिश की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आदिवासियों के हमले और कई लोगों की खुदकुशी के बाद जो लोग वापस पकड़े गए, उन पर कोई रहम नहीं खाया गया। जेल अधीक्षक जेम्स वॉलकर ने 87 जिंदा बचे लोगों को बहुत ही बेरहमी से फांसी पर लटका दिया। लेकिन विरोध की आग बुझी नहीं थी। फरवरी 1872 में तो एक ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। शेर अली अफरीदी नाम के एक कैदी ने उस वक्त भारत के सबसे ताकतवर इंसान वाइसरॉय लॉर्ड मेयो को उसी जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, एक पिंजरे में बंद होकर भी एक क्रांतिकारी ने अपना खौफ कायम रखा था।
इस बारे में 1857 के क्रांतिकारी और मशहूर शायर अल्लामा फजले हक खैराबादी के ये शब्द पढ़िए, ये आपको अंदर तक झकझोर देंगे। वो लिखते हैं कि जब कोई मरीज मर जाता था तो सफाई करने वाले उसकी लाश को एक पैर से घसीटते हुए ले जाते थे और सारे कपड़े उतारकर बिना किसी कफन के मिट्टी के ढेर में दफना देते थे। मौत के बाद भी इंसानियत का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। खैराबादी ने वहां की भयंकर मेडिकल लापरवाही को बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट किया है। छतों से लगातार पानी टपकता रहता था। इलाज के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। एक मामूली सा बुखार आना भी वहां मौत का फरमान था। और ब्रेन में सूजन आ गई तो समझिए बचने का कोई चांस ही नहीं। मरने के बाद ना कोई कब्र खोदी जाती थी और ना ही कोई प्रार्थना होती थी। सच में ये एक जिंदा नरक था। इन सारी चीजों का दिमाग पर कैसा असर होता होगा, ये हम इंदु भूषण रॉय की इस त्रासदी से समझ सकते हैं। कमिश्नर पर बम फेंकने के आरोप में वो यहाँ आए थे, लेकिन रोज रोज के अपमान और गार्ड्स की क्रूरता इस कदर बढ़ चुकी थी कि 1908 में इस टॉर्चर से आज़ाद होने के लिए उन्होंने अपने ही कुर्ते से फांसी लगा ली। ये कोई हार नहीं थी, ये उस रोज की बेइज्जती से बचने का एक हताश प्रयास था। जब कैदियों ने इन सबसे तंग आकर भूख हड़ताल की तो उन्हें तोड़ने के लिए अधिकारियों ने एक भयानक तरीका अपनाया, फोर्स फीडिंग। इसमें कैदी को जबरदस्ती पकड़ना, जोर से उसका मुंह खोलना, गले में नली डालना और तब तक खाना पंप करना जब तक कि कैदी की मौत न हो जाए। ये सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि डर के मारे कोई दूसरा कैदी भूख हड़ताल करने की हिम्मत ना करे। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, इस खौफनाक दौर का अंत और हमारी आज़ादी की कीमत। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हालात बदलने लगे। 1942 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इसने अंग्रेज़ों की पकड़ को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। उनके पैर भारत से उखड़ने लगे थे और आखिरकार 1945 आते आते इस भयंकर यातना शिविर को यानी सेल्युलर जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चलिए अब वापस उसी चौंकाने वाले नंबर पर चलते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, 380,000 लोगों में से ये वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा था जो वहां से जिंदा बाहर निकल सका। ये दोस्तों सिर्फ नंबर या आंकड़े नहीं थे, ये असली इंसान थे। किसी के पिता थे, किसी के पति थे, हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अब एक आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज काला पानी यानी सेल्युलर जेल की ईंटें और दीवारें बेशक खामोश हैं, लेकिन क्या हम कभी उस भारी कीमत का अंदाजा लगा पाएंगे जो इन्होंने हमारी आज़ादी के लिए चुकाई?